हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा जिसमें हमने फर्स्ट बुक के बारे में डिस्कस किया था। उसमें कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड बुक, और सेकंड बुक में स्टार्ट करेंगे हम उस वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको पिछली वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ आई होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका फर्स्ट सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर से ही है। एनालाइज एनी 6 कंसिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। तो हमें यहाँ पर जो करना है, एनालाइज करना है 6 कंसिक्वेंस यानी कि 6 परिणामों पर, जो कि ये पूछता है कि जो भारत में पार्टीशन हुआ था 1947 में, उसके 6 कौन कौन से परिणाम आए थे। देखिए, तो आप सभी को पता है कि भारत का जो विभाजन हुआ था वो टू नेशन थ्योरी के जरिए हुआ था। एक तरीके से टू नेशन थ्योरी मतलब एक तरीके से मुस्लिम लीग लेकर के आई थी, ठीक है, जिसमें कहा गया था कि भारत जो आपका है वो 2 कौमों का देश है, एक है हिंदूज और एक है आपका मुस्लिम। और उसी के बाद में ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा होगा। ठीक है, वो बंटवारा हुआ और इंडिया और एक देश बना पाकिस्तान। पाकिस्तान के 2 हिस्से बने, ठीक है, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक आपका वेस्ट पाकिस्तान, और एक आपका बीच में पड़ गया आपका इंडिया। खैर, तो जब ये पार्टीशन स्टार्ट हुआ तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या क्या है हमें ये देखना है। चलिए, सबसे पहला जो आपका कॉन्सिक्वेंस आया वो ये था कि डिवीज़न ऑफ द प्रोविंस, यानी कि इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी डिवीज़न था आपका वो एक तरीके से बांटा गया, और इसमें जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था उसको पाकिस्तान नाम दिया गया, और जो हिंदू बहुल क्षेत्र था वो एक तरीके से हिंदुस्तान यानी कि भारत नाम दिया गया। अब देखिए, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वो 2 अलग अलग जगहों पर था, ठीक है, यानी कि एक तो आपका हो जाएगा पंजाब वाला हिस्सा, और एक आपका हो जाएगा जो बंगाल वाला इलाका है, असम वाला इलाका है, उस तरफ मुस्लिम ज़्यादा थे। तो इतने बड़े तादाद में उन दोनों को एक तरफ लाना बड़ी मुश्किल बात थी। तो इसीलिए बात हुई कि हम क्या करेंगे, जो भी प्रोविंस है उसको अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है। और इसीलिए 2 पाकिस्तान बनाए गए, और 2 पाकिस्तान का मतलब ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज के समय में बांग्लादेश है, और एक आपका वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज के समय में असली पाकिस्तान है, ठीक है, और एक आपका इंडिया। तो पहला तो ये हुआ कि डिवीज़न ऑफ द प्रोविंस। दूसरा, जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज़। देखिए, दोनों तरफ क्या था, माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि आसान नहीं था एक देश से दूसरे देश में जाना। तो कुछ ना कुछ इधर भी बच गए, कुछ ना कुछ उधर भी बच गए। और इसकी वजह से क्या हुआ भाई कि कुछ लोग ऐसे भी रह गए जिनको मार दिया गया क्योंकि वो दूसरे धर्म के थे। मतलब मान लीजिए, हिंदुस्तान की बात करें तो वहाँ पर मुस्लिम मारे गए होंगे, पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर हिंदू मारे गए होंगे। तो एक तरीके से ये भी हुआ, बहुत सारे जो माइनॉरिटीज़ बच गए उनको काफ़ी ज़्यादा डर लगा इस बात का कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा। खैर, दोनों देशों ने इस बात को समझा और उनके अधिकारों की रक्षा करी। तीसरा ये हुआ कि जब विभाजन स्टार्ट हुआ तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे बड़े रूप में एक तरीके से जो वुमेंस थी उनको एक्सप्लॉयटेशन का सहना पड़ा। उनको एक तरीके से अपहरण कर दिया गया, बहुत सारों का रेप कर दिया गया, कुछ को रिलीजन बदल दिया गया, कुछ ने ज़बरदस्ती शादी करवा ली गई एक तरीके से। कुछ में तो ऐसा हुआ कि लोगों ने अपने घर की बहू बेटियों को बचाने के लिए अब उनको मतलब जहर वगैरह दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत बड़े स्तर पे हुआ था। तीसरा ये था रिफ्यूजीज। अब कुछ लोग ऐसे थे जो ना पाकिस्तान जा पाए और ना ही भारत जा पाए, और ऐसी स्थिति में वो क्या बन गए, रिफ्यूजी बन के रह गए, क्योंकि ना वो भारत के रहे ना पाकिस्तान के रहे, तो वो क्या बन गए, रिफ्यूजीज बन गए। तो ये भी एक आपका कंसिक्वेंस है। इसके अलावा जब भारत का बंटवारा हुआ तो इसी के साथ में एक चीज़ और देखेगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो था वो फेल हो चुका था पूरी तरीके से, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर एकदम से किसी चीज़ को संभालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये एक चीज़ ये देखी गई। और लास्ट में ये हुआ कि जब देश का बंटवारा हो ही रहा है तो हर एक चीज़ का बंटवारा किया गया, यानी कि फाइनेंशियल असेट्स मतलब उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया, फिर डिवाइड किया गया। जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, टाइपराइटर हो गया, पेपर क्लिप्स हो गई, बुक्स हो गई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, पुलिस तक हो गई। एक तरीके से मान लीजिए पुलिस के जो बैंड वगैरह होते हैं वो सब कुछ एक तरीके से हुआ, उसका डिवाइड किया गया। तो ये थे आपके कंसिक्वेंसेस किस चीज़ के, पार्टीशन के। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एट टाइम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसे चैलेंजेस की जो इंडिया ने फेस किया किस समय, जब उसका बंटवारा हुआ। तो ये हम भारत के भीतर की बात करेंगे कि भारत के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आए थे। यहाँ पर 3 पूछे गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो चैलेंज आया था इंडिया के सामने वो था, ये था कि टू शेप अ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि भारत को एक तरीके से एक बनाना, उसको एक बढ़िया सा देश बना करके देना, क्योंकि भारत जो आपका था इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ थी। यहाँ पर कल्चर अलग थे, लैंग्वेज अलग थे, रिलीजन अलग थे, और ये बहुत बड़े स्तर पर थे, ठीक है। और ऐसे में किसी एक देश को बहुत एक तरीके से बांध करके रखना बहुत बड़ी बात थी। तो ये पहला चैलेंज था। दूसरा ये था कि इतने बड़े से देश में इस्टेब्लिश करना क्या चीज़ भाई, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि जब देश को आज़ाद किया जा रहा था तो उसी समय बता दिया गया था कि जब हम ब्रिटिश सरकार को हटा देंगे तो हमारा जो देश होगा वो लोग चलाएंगे, यानी कि डेमोक्रेसी यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएगी। और इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में, क्षेत्र में
डेमोक्रेसी को लाना बहुत बड़ी बात होगी अपने आप में, तो ये भी एक दूसरा चैलेंज था। तीसरा ये था कि जो भी हम डेवलपमेंट करेंगे हम वो सभी के लिए करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज था, क्योंकि भारत जो था बहुत ज़्यादा पिछड़ा बन चुका था, बहुत ज़्यादा लूटा जा चुका था, और ऐसे देश का इस मतलब विकास करना अपने आप में एक बहुत बड़ी एक तरीके से जद्दोजहद थी, ठीक है। तो ये भी डेवलपमेंट भी आपका तीसरा एक चैलेंज आएगा। चौथा ये था कि भारत अपने आप में ही बटा हुआ था। सबको पता है कि भारत जो था वो प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था। कम से कम आज़ादी के समय में 565 रजवाड़े थे, यानी कि 500 अलग अलग हिस्सों में ये बटा हुआ था। बीच में हमारा ब्रिटिश भारत था जो आज़ाद हुआ था, ठीक है। और फिर उनको भी जोड़ना, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, ये भी क्या था अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, चैलेंज था। फिर भी इसको सॉल्व किया गया, और आज के समय आपको पता ही है भारत कितना आगे बढ़ रहा है, फिर भारत कितना बढ़िया देश बन चुका है, ठीक है। तो ये थे आपके 3 चैलेंजेस फेस बाय इंडिया एट इट्स द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली द कॉम्पोजिशन एंड एनी 4 फंक्शन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया। एक तो इसका कॉम्पोजिशन पूछा गया, एक तरीके से मतलब इसमें कौन कौन है, हेड कौन होता है, और दूसरा पूछा गया कि इसके 4 फंक्शन बताने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉम्पोजिशन ऑफ प्लानिंग ऑफ कमीशन की बात करें तो इसका जो हेड होता है एक तरीके से चेयरमैन, वो होता है आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन आज के समय में नहीं है, वो आज के समय में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन ना आए, अगर नीति आयोग आता है तो एक ही बात है। तो प्लानिंग कमीशन या फिर नीति आयोग का जो हेड होता है, फिर चेयरमैन होता है, वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा इस कमीशन का एक डेप्यूटी चेयरमैन भी होता है। इसी के साथ में द फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्लानिंग मिनिस्टर आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द कमीशन। और लास्ट है, द कमीशन हैज़ 4 to 7 फुल टाइम एक्सपर्ट मेंबर, यानी कि इसमें कुछ 4 से लेकर 7 जो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं जो हमेशा इसी में एक तरीके से स्थायी रहते हैं। बात करते हैं इसके फंक्शन की। इसका फंक्शन देखिए क्या, देखिए आपको समझना चाहिए इसका फंक्शन है क्या। प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन का साफ साफ मतलब ये है कि भारत में जो भी आपके पास संसाधन वगैरह है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना, ठीक है, उसको लोगों तक पहुंचाना, उसका एक तरीके से हमें ऐसे तरीके से विकास करना है, फिर उसका इस्तेमाल करके अपने देश का विकास करना जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन हो, ठीक है। यही था प्लानिंग कमीशन या फिर नीति आयोग का काम, ठीक है। और लास्ट में नोट देख लीजिए कि प्लानिंग कमीशन नो मोर एग्जिस्ट टुडे, इट हैज़ बीन रिप्लेस बाय नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये फुल फॉर्म जरूर आप याद करें, ठीक है, नीति आयोग जिसको कहा जाता है। और एक और बात, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे जरूर बताइए कि नीति आयोग जो था वो कब आया, यानी कि प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग बनाया गया, तो ये कब आया और किसके कार्यकाल में हुआ, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, जो भी हो एक ही आएगा, जो भी आंसर है आप जरूर बताएं मेरे को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन मेंशन इट्स एनी 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव कंसिक्वेंस। देखिए, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था आपका वो 1960 के आसपास में आया था, क्योंकि उस समय भारत की जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 60 के दशक के आसपास में आया था, ये स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और ये समझ लीजिए कि भारत जो इतना बड़ा कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों की कमी आ गई थी। तब जाकर के ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, ठीक है, ताकि हम जो भी फसल वगैरह है इसको ठीक कर सकें, जो किसान हैं उनकी हालत ठीक कर सकें, क्योंकि इस समय सूखा पड़ा था और किसानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अकाल तक पड़ गया था। बिहार की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे उसके अंदर, मतलब भूख की वजह से ही, ठीक है। उसी को देखते हुए सरकार ने क्या लेकर के आए, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के आए थे, ठीक है। अब देखिए इसमें हुआ क्या गया था। पहला इसमें ये हुआ कि यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि जो फसल की पैदावार है वो बढ़िया हो सके। दूसरा HYV सीड्स का इस्तेमाल किया गया, यानी कि हाई यील्ड वैरायटी के बीज इस्तेमाल किए गए। दूसरा, बेटर इरिगेशन की प्लानिंग करी गई कि कैसे हम किसानों तक पानी पहुंचाएं बेहतर तरीके से और समय समय पर। तीसरा, कि यूज़ ऑफ डेवलप टूल्स फॉर फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग के लिए हमने बढ़िया एक तरीके से जो भी टूल्स है वो लेकर के आए ताकि किसानों की जो सहायता करी जा सके या फिर उनको जो कृषि है, कृषि में कोई दिक्कत वगैरह ना आए। तो ये हुआ था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव कंसिक्वेंस की। देखिए, पॉजिटिव अगर बात करें तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, और जो हमने लिखा है वो बता दे रहा हूँ। तो इससे क्या हुआ कि भारत जो है फूड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, और उसके बाद से आज तक हम पीछे नहीं हुए हैं, ठीक है, कि हमें किसी दूसरे देश से आयात कराना पड़ जाए। हमने केवल निर्यात ही करा है, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट ही किया है, कभी हमने इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है। और दूसरा ये कि बहुत सारे जो स्टेट्स से, जो कि पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से यहाँ के जो मतलब किसान थे वो बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गए, ठीक है, फसलों किसानी के मामले में। तो ये थे इसके पॉजिटिव कंसिक्वेंस।
नेगेटिव इसका ये पड़ा कि इसकी वजह से हुआ कि जो गैप था पुअर और रिच किसानों के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। दूसरा ये हुआ कि इस चीज़ का जो नेता वगैरह थे उन्होंने इस्तेमाल किया राजनीति में, ठीक है, और उसके चक्कर में उन्होंने अपनी सरकारें वगैरह बनाई, ठीक है। ये सब चीज़ें हुई, ये आप कंसिक्वेंस पे आप लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, व्हाट वाज स्ट्रेटजी थ्रू विच ही वांटेड टू अचीव देम, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं हम नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के बारे में और वो इस पॉलिसी के ज़रिए क्या अचीव करना चाहते थे, जो भी हो। देखिए जो नेहरू की फॉरेन पॉलिसी थी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी, वो आज भी एक तरीके से लागू है और उसी को एक तरीके से आने वाली सरकारें जो हैं उसको आगे बढ़ा रही हैं। उनका साफ साफ कहना ये था कि हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे अपने देश से, ठीक है। हम अपना मतलब एक तरीके से अलग ब्लॉक में रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए इंडिया जब आज़ाद हुआ उस समय पूरा विश्व था, 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ आपका यूएसए था, एक तरफ आपका यूएसएसआर था। नेहरू किसी भी तरफ नहीं गए, उन्होंने अपना अलग गुट बनाया, नेम की तरफ हो गए, ठीक है। जो एफ्रो एशियन कंट्री थी उनके साथ वो जुड़ गए और इससे ये हुआ कि भारत जो था वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अपने फैसले खुद लेने लगा, इसके ऊपर किसी दूसरे देश की छाप नहीं आई और इस चीज़ की सराहना बाकी देशों ने भी करी, ठीक है। और नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी, ऐसा नहीं था कि केवल नेहरू के टाइम पे ऐसा हुआ, जबकि बल्कि जो भी दूसरे प्रधानमंत्री आए, मान लीजिए लाल बहादुर शास्त्री आए, इंदिरा गांधी आई, मोरारजी देसाई आए, ठीक है, इन्होंने भी क्या किया, उस चीज़ को एक तरीके से आगे बढ़ाया, ठीक है। और सबसे बढ़िया जो कदम रहा हमारी फॉरेन पॉलिसी का वो था आपका नेम नॉन अलाइंग मूवमेंट, जिसके ज़रिए हमने बहुत सारे जो लीस्ट डेवलप कंट्री है उन सबको एक छत दी, ठीक है, जिसमें एक तरीके से फाउंडर मेंबर माना जाता है हमारा भारत, जिसने नेम को बनाया, ठीक है, जो कि 2 ब्लॉक से अलग हुआ, यानी कि एक तरफ आपका यूएसए, एक आपका यूएसएसआर, उन दोनों ब्लॉक से अलग होकर अपना उस समय अपने आप को खड़ा करना, अपने देश को खड़ा करना बहुत बड़ी बात थी, जो कि नेहरू की वजह से हो पाया, ठीक है। तो यही आपको इसमें बताना है। इसकी पीडीएफ मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। अब हमें बात करनी है इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में। ये पॉलिसी है, प्रोग्राम नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, पॉलिसी है ये। पॉलिसी और प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। प्रोग्राम अलग बताना, पॉलिसी अलग बताना है। तो हम बात कर रहे हैं पॉलिसी की। देखिए पॉलिसी की बात करें तो नेहरू जब से प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने बिलीव कर लिया था इस बात को कि हमें जो है साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी के मामले में अपने देश को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने एक तरीके से, मान लीजिए आपने ये सुना होगा, इसरो की स्थापना हुई और मतलब जो भी ये थे क्या होमी जहांगीर भाभा, इनसे वो मिले न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के कि हमें अपने देश को समृद्ध बनाना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को जोड़ा गया ताकि भारत जो है बाकी देशों से एक तरीके से कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो सके, क्योंकि उस समय जो भी कंट्रीज़ थी, यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना ने भी उस समय तक कर ही लिया था। इन सभी देशों ने अपने आप को एक तरीके से परमाणु संपन्न देश बना लिया था। और उसी समय एक पॉलिसी आई थी जिसके तहत ये था कि अगर आप उस पॉलिसी पे साइन कर देंगे तो इंडिया जो है या फिर जो भी उस देश पे साइन करेगा उस पॉलिसी पे, मतलब वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना पाएगा। तो इंडिया ने उस पर साइन नहीं किया, उसको भेदभावपूर्ण समझा और तुरंत ही एक तरीके से कैसे ना कैसे करके, मतलब एक लंबी कहानी है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना कैसे हमारे पास, उसकी कहानी है। अगर आपने एक मूवी देखी होगी, परमाणु एक मूवी है जॉन अब्राहिम की, वो आप देखें, उसमें बताया जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम भी थे उसमें। और खैर हमने पहला अपना न्यूक्लियर वेपन तैयार किया 1974 में, मतलब वो छोटे स्तर पे था, बाकी बड़े स्तर पर 1998 में किया जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। और फाइनली भारत जो था आपका वो एक तरीके से न्यूक्लियर पावर बन गया। अब बात करते हैं इसके 2 फीचर्स की। तो पहला ये है कि भारत जो है, भारत इसका इस्तेमाल वॉर के लिए नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। और इसका इस्तेमाल उसने किया है एटम एनर्जी के लिए, इसके अलावा कभी वो इसका पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। कोई दूसरा देश करता भी है तो ये नहीं है कि उसने तुरंत उसके ऊपर हमला कर दिया, ठीक है। तो ये इसके क्या है, एक तरीके से फीचर हैं न्यूक्लियर पॉलिसी के। जब मतलब बना लिया गया तब उन्होंने, भारत ने यही बताया कि हमने इस चीज़ के लिए बनाया, ना कि हमने वॉर के लिए बनाया, हमने पावर बैलेंस के लिए बनाया है। क्योंकि भारत के आसपास के देशों के पास न्यूक्लियर वेपन आ चुके थे, अगर इंडिया नहीं लाता तो इंडिया धौंस से उनसे बात नहीं कर पाता। इस बात को समझने के लिए इंडिया ने पावर ये वाली बनाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब एनी 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट। देखिए कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है जब एक पार्टी जो है अगर पूर्ण बहुमत में नहीं आती है तो उसको दूसरे पार्टियों से मिलना होता है, ठीक है। और उसी चीज़ को बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। जैसे कि मान लीजिए अभी जो भारत में सरकार चल रही है वो एनडीए की चल रही है। एनडीए क्या है कि भाजपा और उसके जो भी दल हैं वो मिल करके सरकार चला रहे हैं, क्योंकि भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है, फिर भी वो एनडीए में है। खैर, और इसका हालिया एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको बिहार से। बिहार में बीजेपी के पास
पूर्ण बहुमत नहीं है तो वो बीजेपी और जेडीयू और कुछ पार्टियों के साथ मिला के वहाँ पर सरकार चला रही है, तो उसको बोलते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट। अब इसके हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने हैं। देखिए एडवांटेज इसका ये है कि इससे आप क्या कर सकते हो, एक तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हो और पार्लियामेंट को चला सकते हो, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि जो भी रीजनल पार्टीज़ हैं उनको एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन का मौका मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल जो नेशनल पार्टी हैं उन्हीं को लोग वोट करेंगे और वही सरकार चलाएंगी, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि बिहार में क्या हुआ, बिहार में देखिए जेडीयू आरजेडी के पास बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर सीट हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो बीजेपी है वहाँ पे सरकार नहीं बना पाई है अकेले। क्यों? क्योंकि उनके पास भी कुछ सीटें हैं, तो इसीलिए बीजेपी को उन क्षेत्रीय दलों से मिलना पड़ा। तो ये कुछ इसके एडवांटेज हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी वजह से सरकार कभी भी गिर जाती है, एक तरीके से, है ना, हमेशा गिर जाती है। जैसे कि अभी बिहार में भी फिर गिरी थी, फिर गिर जाएगी आने वाले समय में, तो ये है। इसके अलावा डिसएडवांटेज आप ये भी लिख सकते हैं कि इससे लोगों का भरोसा उठता जाता है कि सरकार में आना जाना लगा रहता है, किस पे हमने किस पार्टी को जिताया, कौन सी, और वो किस पार्टी के से जा करके मिल गई, तो ऐसा चलता रहता। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां, एक्सप्लेन एनी 3 कॉजेज ऑफ द स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी इन 1969। तो हमें देखना है 1969 में कांग्रेस पार्टी का जो विघटन हुआ था वो क्यों हुआ था। तो इसके 2-3 कारण थे। तो सबसे पहला जो कारण था वो ये था कि 1967 में क्या हुआ कि जो कांग्रेस थी वो बहुत सारे राज्यों में हार गई, ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो कांग्रेस के भीतर था वो कांग्रेस 2 गुटों में बट गया। कांग्रेस में कुछ पावरफुल नेता थे जिनको सिंडिकेट कहा गया, ठीक है। अब सिंडिकेट ने सोचा कि हम अपनी चलाएंगे, लेकिन इंदिरा गांधी अपनी चला रही थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, पार्टी में थोड़ी सी तकरार आ गई, ठीक है। तो सिंडिकेट को ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय अनुभवहीन थी, उनके पास उतना अनुभव नहीं था, ठीक है, और उस समय वो प्रधानमंत्री थी। और इसी को लेते हुए क्या हुआ कि जो भी पार्टी के मेंबर्स थे वो थोड़े अलग होने लग गए, इंदिरा गांधी अलग होने लगी। और इसी बीच में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब हुए तो उस समय क्या हुआ कि सिंडिकेट ने एक तरीके से नीलम संजीव रेड्डी को खड़ा कर दिया, मतलब प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए, और इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी का समर्थन कर दिया और इसमें वीवी गिरी जीत गए, जिसकी वजह से सिंडिकेट और इंदिरा गांधी में और तकरार बढ़ गई। इसी के साथ में इंदिरा गांधी ने कुछ प्रोग्राम्स वगैरह चलाए, जैसे कि मान लीजिए बैंकों का नेशनलाइजेशन करा गया, जिसकी वजह से सिंडिकेट के जो नेता थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए, ठीक है। और जैसे कि प्रीवी पर्स की समाप्ति पे बात कर दी, और जो कि मोरारजी देसाई इसके खिलाफ थे। तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हुई जिसमें इंदिरा गांधी ने वो चीज़ें करी जो कांग्रेस के नेताओं को पसंद नहीं थी, और इसीलिए जो कांग्रेस थी वो 2 हिस्सों में बट गई। एक को कांग्रेस ओ बोला गया यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, और एक को आर बोला गया, रिक्विजनिस्ट, ठीक है। तो यहाँ तक आप आ गए हैं। तो एक क्वेश्चन और आपके लिए कि इंदिरा गांधी की पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस ओ थी या फिर कांग्रेस आर थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एनालाइज एनी 3 लेसन लर्न फ्रॉम दी इमरजेंसी ऑफ 1975, यानी कि हमने 1975 की इमरजेंसी से कौन से 3 लेसन सीखे। चलिए पहले यहाँ पे लिखा है कंसिक्वेंस देख लेते हैं। और पहले ये बता दूँ आपको, इमरजेंसी डिक्लेयर कब हुई थी, 25 जून 1975 को हुई थी, और इसकी वजह से भारत के पार्टी सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। कांग्रेस चुनाव हारी अगला अपना, ठीक है, और पहली बार भारत में किसी दूसरे दल की सरकार बनी थी जो कि जनता पार्टी थी। खैर कंसिक्वेंस देखते हैं इमरजेंसी के। पहला ये था कि जो भी फंडामेंटल राइट्स थे वो सस्पेंड कर दिए गए। इसके अलावा जो जुडिशरी की पावर थी वो लिमिटाइज कर दी गई। प्रेस को सेंसर कर दिया गया, यानी प्रेस कुछ भी छापने से पहले सरकार से पूछेगा, यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार जो उस समय थी। इसके अलावा ऑल द पावर वर्क कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, सारी की सारी पावर किसके पास आ गई, यूनियन गवर्नमेंट के पास आ गई। इसके अलावा जो सिविल लिबर्टीज़ थी जो सिटीजन्स की, वो सब छीन ली गई, उनके पास कोई पावर ही नहीं रही जो भी सिटीजन वगैरह थे। तो ये थे कंसिक्वेंस। अब इससे हमने सीखा क्या, इससे हमने ये सीखा कि भारत से इसके बाद मतलब वही जो इलेक्शन वगैरह हुए तो उसमें जनता ने ये बता दिया कि आप डिक्टेटर नहीं बन सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा ये कि भारत से डेमोक्रेसी को हटाना बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा आप संविधान को नहीं बदल सकते, क्योंकि जैसी संविधान मतलब जैसी सरकार बदली वापस से उन सब चीज़ों को ठीक कर दिया गया, ठीक है। और फिर इंदिरा गांधी ने भी बाद में ये माना कि जो इमरजेंसी थी वो गलत थी, ठीक है। इसमें लिखा है इंपॉर्टेंट लेसन लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी आर। दूसरा इसी वाला पढ़ लेते हैं। सेवरल चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, एग्जांपल इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कुड नॉट बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। पहला मतलब ये तो वो है कि उन्होंने चेंज कौन कौन सी चीज़ें करी थी। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल के टाइम पे ये कर दिया कि जो भी प्राइम मिनिस्टर का है, प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है, इनके इलेक्शन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें जो है चैलेंज नहीं करी जा सकती, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। ये मतलब उन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया, ठीक है। तो ये संशोधन लिखा है, ये आपको नहीं बताना था। इसमें आपको ये बताना था कि
हमने उससे क्या सीखा। तो जो मैंने आपको बताया अभी वो हमने सीखा कि भारत से डेमोक्रेसी को हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा, इस देश में आप डिक्टेटरशिप नहीं ला सकते। लोग बहुत ज़्यादा जागरूक वगैरह हो गए इमरजेंसी लगने के बाद। ये सब चीज़ें हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन आउटकम ऑफ द राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड इन जुलाई 1985। यानी कि राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता हुआ था 1985 में पंजाब को लेकर के। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हुई थी। तो सबसे पहला हुआ था कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ में अ सेपरेट कमीशन विल बी सेट अप टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। इसी को लेकर लड़ाई था। तो इसके लिए बात बनी कि हम एक कमीशन को सेटअप करेंगे जो कि इन दोनों के बीच के जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करेगा। तीसरा ये हुआ कि अ ट्रिब्यूनल वुड बी सेट अप टू डिसाइड द शेयरिंग ऑफ रावी ब्यास रिवर वाटर अमंग पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान। और एक हमने मतलब ये सेटअप किया जो कि ये बताएगा रावी ब्यास और जो नदी है इनके पानी को लेकर के जो भी विवाद चला था उसको सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा उन लोगों को कंपनसेशन दी गई जो उस समय अफेक्ट हुए थे मिलिटेंसी से, जो कि पंजाब के थे। और दूसरा ये कि विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इन पंजाब। और जो भी मतलब वहाँ कर्फ्यू वगैरह लग रहा था वो धीरे धीरे हटाया वगैरह गया, ठीक है। क्योंकि जो 85 से पहले का समय था पंजाब में वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। और ये वही समय है जो इंदिरा गांधी को हत्या कर दी गई थी 1985 से पहले 84 के समय में, ठीक है। तो उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने राजीव गांधी लोंगोवाल समझौते के नाम से जाना जाता है, जो कि समझौते में ये सब बातें थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द असम मूवमेंट अगेंस्ट द आउटसाइडर फ्रॉम 1979 टू 1985। देखिए असम मूवमेंट था क्या। असम मूवमेंट ये था कि असम जो आपका है बहुत बड़ा पहले राज्य था नॉर्थ ईस्ट में, उसी में से बाकी के जो स्टेट्स थे वो निकले। तो असम मूवमेंट ये था कि वहाँ पर जो वहाँ का स्टूडेंट यूनियन जो है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, उन्होंने इस आंदोलन को स्टार्ट किया था। और उनका कहना साफ साफ ये था कि जो भी आउटसाइडर्स हैं वो आकर के हमारी इकोनॉमी को ख़राब कर रहे हैं, वो हमारे एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो भी संसाधन है वो उनको मिल जा रहे हैं ना कि असम के लोगों को। तो वो इसी चीज़ को लेकर के वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे कि इनको मतलब उतनी प्राथमिकता ना दी जाए, उनको बाहर भेजा जाए, क्योंकि हमारी इससे संस्कृति ख़राब हो रही है, हमारा कल्चर ख़राब हो रहा है, हमें अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा है। तो यही असम मूवमेंट था जो कि आसू ने चलाया था। आसू मतलब ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी टू एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया। सॉरी ये क्वेश्चन हो चुका है तो ये नहीं करेंगे हम, कि चलिए कर लेते हैं इसको भी। तो एडवांटेज है इसका कि इससे क्या होता है कि कोलिशन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी इज़ मिनिमाइज्ड, यानी कि एक जो पार्टी का डोमिनेंस होता है वो कम से कम होता रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल तो रही नहीं। क्योंकि कोलिशन का मतलब क्या है कि आपको किसी से मिलना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए, यानी कि आपकी पावर को कम किया गया। तो पहला ये होगा, इससे क्या होगा कि वो पार्टी अपने आप को ज़्यादा नहीं समझेगी। और दूसरा, मोर देन वन आइडियोलॉजी कम टुगेदर एंड गिव स्ट्रेंथ टू डेमोक्रेसी। और इससे क्या होगा कोलिशन से कि एक से अधिक आइडियोलॉजी जो होगी वो मिल करके काम करेगी, जिससे डेमोक्रेसी को फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी पार्टियां मिलकर काम कर रही हैं। और इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी वजह से क्या होगा, जो गवर्नमेंट है उसको अनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो भी पॉलिसी मेकिंग है उसमें क्या होगा, स्लो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा स्लो? क्योंकि इसमें अब आप अकेले फैसला नहीं ले सकते हैं। इसमें आपको जिस भी दल को आपने मिलाया है उनसे मिल करके आपको सवाल जवाब करके पूछना पड़ेगा, और तब जा करके आप कोई पॉलिसी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका डिसएडवांटेज कोलिशन गवर्नमेंट का। लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 4 मेन डेवलपमेंट विटनेस बाय द कंट्री फ्रॉम 1989 टू 1992। तो 1989 से लेकर के 1992 तक जो भी मेन डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको हमें बताना है। ये क्वेश्चन आता है कि 1980 के बाद से जो मेजर डेवलपमेंट हुई उसको आप बताइए। तो 1980 के बाद क्या हुआ, मतलब 89 में देखा जाए तो पूरी तरीके से कांग्रेस ख़त्म हो गई। पहली बार ऐसा हुआ फिर से, दूसरी बार, क्योंकि इससे पहले क्या था, राजीव गांधी को 415 सीटें मिली थी 84 के इलेक्शन में, ठीक है। और वो 89 में बिल्कुल नहीं जीत पाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से कांग्रेस सिस्टम ख़त्म हो गया। दूसरा ये था कि मंडल मुद्दा इस समय आ चुका था राजनीति में। मंडल मुद्दा यही है, जो अदर बैकवर्ड क्लास है उनको आरक्षण जो दिया गया था इसी के ज़रिए, तो वो एक मेजर डेवलपमेंट के रूप में देखा जाता है, जिसके ज़रिए 27% रिजर्वेशन दी गई अदर बैकवर्ड क्लास को। तीसरा ये था 1991 में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, जो कि उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने एलपीजी को एक तरीके से लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उसके साथ में ही ये वो काल था जिस समय राजीव गांधी का असैसिनेशन होता है 1991 के समय में, मई में, जो कि वो इलेक्शन कैंपेन में थे तमिलनाडु में। और वहाँ पर लिट्टे से जुड़े हुए कुछ लोगों ने, मतलब एक महिला ने मतलब
वही माला वगैरह पहनाई, उसी समय उनकी मतलब जान चली गई थी। और इसी समय एक चीज़ और फेमस हुई जो कि आपका है अयोध्या विवाद, जो कि आज के समय में सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपने पूरी वीडियो देख ली होगी। इसकी जो पीडीएफ चाहिए आपको तो लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।